चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, हमें बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। इसको हमने x ले लिया, इसको हमने y ले लिया। इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 4,0 पे और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 0,6 पे। क्यों? क्योंकि हमें इसका इंटरसेप्ट पता है। ठीक है, दिस लाइन इज इन द फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हमने ले लिया a, इस पॉइंट को ले लिया हमने, चलिए b। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज find the equation of a line drawn perpendicular to this line through the point where it meets the y-axis। यानी कि यहां से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये y-axis को कितने में मीट करता है, 0,6 पे। तो यहां से ड्रॉ किया गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा कितना है, इसको हमने b ले लिया 0,6। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ये हमें रेड वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है एंड द रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, सबसे पहला चीज, द फर्स्ट थिंग, कोई लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है देन व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन दिस टू लाइंस? स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अब देखिए अगर मेरे पास ऐसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होता है? -a/b। -a/b। And what is a? A is the coefficient of x and b is the coefficient of y। हमारे पास एक लाइन है, we are having one line x/4 plus y/6 -1 equal to 0। इसका अगर हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, लेट लेम इट एज m1। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट दैट इज -3/2 और y का कोफिशिएंट दैट इज 1/6। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा -6/4। तो -6/4 मीन्स -3/2। तो एक स्लोप निकल गया -3/2। यस सर। लेट्स नेम द टेक स्लोप ऑफ रेड लाइन एज m2। ठीक है, और हमें पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आएगा, -1। ठीक है, सो m1 इज व्हाट, -3/2 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। सो m2 का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो m2 का स्लोप आ गया दैट इज 2/3। और m2 एक सॉरी, ये लाइन हमें रेड लाइन जो है उसका स्लोप हो गया 2/3 एंड दिस लाइन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 0,6। और हमें पता है कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट and having slope m, then we can write its equation, that is y minus y1 is equal to mx minus xy। ठीक है, हमें पता है कि इसका पॉइंट कहां से पास करता है, 0,6, दैट इज y minus 6 will be equal to slope कितना है, 2/3 x minus 0। that means it equation will become 3 y minus 6 equal to 2x। that means इसका इक्वेशन आ जाएगा 2x minus 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। यस। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 9। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 9। लेट्स गो टू एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोला गया है, इट्स सेइंग दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the line this and this which has equal intercept on the axis। first of all ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज बोला गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक लाइन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। वी आर हैविंग टू लाइन, this is one line and this is second line। the equation of one line is 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and the equation of the other line is 2x minus 3y plus 1 equal to 0। हमें बोला गया है कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज दिस वन, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास करता है,
इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास करता है, ठीक है। उस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, और उस लाइन का हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकालना है जो क्या बनाता है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो उसका स्लोप कितना होता है, -1। तो इसका स्लोप हमें पता चल गया -1। अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब सोचिए ये पॉइंट जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। किसी भी दो लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या मेथड हुआ करता था, ध्यान से याद कीजिएगा। मेथड्स टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, methods to find intersecting point between two lines, between two lines। दो लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या मेथड हुआ करता था, आप लोग को याद होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस सर, एलिमिनेशन मेथड, और एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें से हम लोग कोई भी मेथड यूज करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम कोई भी यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, एक है 4x प्लस 7y minus 3 equal to 0, let take it as 1, and the another one is 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and make consider it as a 2, ठीक है। अब इसका हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग 1 minus 2 into 2 कर देते हैं। 1 minus 2 into 2 करने से क्या होगा, 4x plus 7y minus 3, ये हमारा 1 है, minus 2 into 2, 2 हमारा क्या है, 2x minus 3y plus 1 equal to 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x plus 7y minus 3 minus 4x plus 6y minus 2 equal to 0। तो 4x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7y plus 6y, it will become 13y minus 3 minus 2, it will become minus 5 equal to 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5/13। अब जैसे y का वैल्यू आ गया, किसी भी एक में पुट कर देंगे, हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x plus 7 into 5/13 minus 3 will become equal to 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x plus 35/13 minus 3 equal to 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 into 13x plus 35 minus 3 into 13 equal to 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 52x minus 4। हाँ ये आ जाएगा 4 into 13x plus 35 minus 36, राइट। ये कितना आ जाएगा, सॉरी 35 minus 39 -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 equal to 0। तो मेरे ख्याल से x का वैल्यू आ जाएगा 1/13, ठीक है। सो 1/13 कॉमा 5/13 मेरे पास इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, दैट इज 1/13 कॉमा 5/13। अब ये अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया हमारा, तो हम इसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y minus y1 विल बी इक्वल टू m x minus x1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y minus y1 मतलब 5/13, स्लोप कितना है -1, x minus 1/13। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके ओके। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते सर। ओके ओके, नो डाउट। तो ये दो क्वेश्चन डाउट था, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। वी विल गो टू द नेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या फॉर्म पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन का, मैं फिर से एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं।
The first point that we have studied is equation of line parallel to x-axis and y-axis. Equation of line parallel to x-axis and y-axis. ठीक है. x-axis के parallel line का equation कैसा होता है? Line parallel to x-axis that will become y equal to k. ये हो जाएगा हाँ parallel to x-axis. ठीक है. x equal to k parallel to y-axis. पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं. ये था हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. उसके बाद हमारे पास था 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है. 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. उसके बाद हमारे पास होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म. ठीक है. पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म. और इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास था इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां पे a हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट और b हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट अभी तक हम लोग पढ़े हैं. एक हम लोग छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं. ठीक है. छोटा सा पॉइंट, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है. उसके बाद ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through origin. ठीक है. origin से अगर कोई भी लाइन पास हो रहा है that means ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया. this one is our x axis and this one is our y axis. if any line passes through the origin, अगर कोई भी लाइन origin से पास होता है, if any line passes through the origin then its equation becomes y equal to mx. उसका इक्वेशन बनता है y equal to mx where m क्या होगा? स्लोप. where m is the slope of a line. m क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए लाइन. क्यों ऐसा हो रहा है इसको भी मैं बता देता हूं. हमारे पास एक फॉर्म था, याद कीजिए. हाँ, वेरी गुड. हमारे पास एक लाइन था y इक्वल टू mx प्लस c. अगर कोई ओरिजिन से पास होगा तो उसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0. तो y इक्वल टू mx प्लस 0, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू mx. सो एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन इट्स इक्वेशन विल बी y इक्वल टू mx वेयर m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन. समझ में आया? या फिर आप कोई भी यूज कर लीजिए. आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज कीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कीजिए, उसमें से भी यही निकल के आएगा. Okay, let's go to the next point, that is equation of a line in a normal form. This is very important, इसको ध्यान से सुनिएगा. Equation of a line in a normal form. तो ये क्या चीज होता है, इसको हम लोग देखते हैं. इसमें बोला गया है कि let P be the length of perpendicular or normal. Perpendicular length is also known as normal from origin to a non-vertical line L, and let alpha be the angle between the normal and the positive direction of x-axis. Then prove that the equation of the line is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to p. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या चीज है. ठीक है. इसमें कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सारी चीजों को एक्सप्लेन करा दे रहा हूं. This one is our x and this one is our y. बोला गया let p be the length of perpendicular. P is what? P is length. Length of perpendicular or normal. Perpendicular length is also known as normal. From the origin to a given non-vertical line L. Non-vertical line. Line हमारा vertical नहीं है. Let's consider as our line is in a red. ठीक है. Red पे हमने हमारा line consider कर लिया. बोला गया P be the length of perpendicular from origin to a given non-vertical line L. इसको हमने नाम दे दिया चलिए L. अब P जो है वो perpendicular length है from origin to the line. ये origin से लेके इस line तक अगर हम एक perpendicular line draw करें, perpendicular line, तो उस line का length है कितना? P. The length is P. इसको हम लोग नाम रख देते हैं चलिए E, इसको हम लोग नाम दे देते हैं B, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं NON. ठीक है. ध्यान से देखिएगा. हमें बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है जिसका ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? P है. ठीक है. एंड लेट अल्फा बी द एंगल
बिटवीन द नॉर्मल एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमारा नॉर्मल कौन है? ओ एन, ओ एन हमारा नॉर्मल है। इसका और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, वो कितना है एंगल? अल्फा। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, एल कौन सा लाइन है? रेड लाइन है, तो हम जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं वो रेड लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। एल लाइन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू कितना? p, जहां पे p क्या है? p इज लेंथ, p क्या चीज है? p इज लेंथ, p लेंथ, लेंथ नॉट सिंपली लेंथ, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लेके लाइन तक का जो लेंथ है वो है हमारा p। और अल्फा क्या है? अल्फा एंगल मेड बाय नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, और हम लोग ओ एन भी लिख सकते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कैसे निकलता है वो भी देखेंगे हम लोग, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ऐसा हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों उसका आंसर ऐसा निकल रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ एन ए, इन ट्राइंगल ओ एन ए, ओ एन ए ट्राइंगल कैसा है, मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे करके। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है, दिस वन इज ओ, दिस वन इज एन एंड दिस वन इज ए। ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो ये अगर अल्फा है तो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लेंथ, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना दिया गया है? p। और इस एंगल के हिसाब से ये हमारा बेस होगा। अगर मैं cos अल्फा निकालू यहाँ पे तो हमारा cos अल्फा क्या निकल के आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस p बाय o a। ठीक है, तो o a कितना हो जाएगा? o a विल बिकम p बाय cos ऑफ अल्फा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल OBN, मैं OBN ट्राइंगल ले रहा हूं, दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा है? ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ऐसे करके है, यहाँ से ये ऐसे 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, कौन बता पाएगा? 90 माइनस अल्फा। वेरी गुड, 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, और ये लेंथ हमारा कितना है? p। अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज ओ बी एन। ठीक है, इसमें से अगर मैं cos थीटा निकालूं, दैट इज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हमारे पास निकलेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस p बाय ओ बी। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, इट विल बिकम sin अल्फा, sin अल्फा विल बिकम p बाय ओ बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? OB आ जाएगा p बाय sin अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से अगर थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा ओ ए जो है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, और ओ बी जो है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल कैन बी गिवन एज एक्स बाई ओ ए प्लस वाई बाई ओ बी इक्वल टू 1, जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई ओ ए, ओ ए का मतलब कितना है? p बाई कॉस अल्फा, दैट मीन्स x बाई p बाई कॉस अल्फा, प्लस y बाई ओ बी, ओ बी मतलब कितना है? p बाई साइन अल्फा इक्वल टू कितना दिया गया है? 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x कॉस अल्फा बाई p प्लस y साइन अल्फा बाई p इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। व्हाट इज p?
P is the perpendicular distance from origin to that line. And what is alpha? Alpha is the angle made by the perpendicular from positive direction of x axis. समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप Yes, अगर sir. आपको दिक्कत है तो आप 1 मिनट इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए। चलिए, समझ लिए? Yes, sir. चलिए हम इस पे क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from origin is 5 units and the angle between the positive direction of x axis and the perpendicular is 30 degree। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. चलिए मैं 2 मिनट का Yes. 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिए पहले। चलिए हम लोग देखते हैं। वेरी गुड। इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस, दिस वन इज आवर वाई एक्सिस। मान लेते हैं हमें ये रेड वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस रेड लाइन। So it is given that the perpendicular distance from origin to the line is 5 units. That means अगर मैं origin से एक perpendicular distance draw करूँ, this distance will be 5. It is given in the question. And the angle made by the angle between the positive direction of x axis and the perpendicular is 30 degree. ये जो angle है, ये कितना दिया गया है? 30 degree. That means we can say that the value of P is given as 5 and the angle alpha is given as 30 degree. And we know that in this type of situation, we can use a formula or equation of a straight line, that is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. So हमारा इक्वेशन हो जाएगा x cos 30 degree plus y sin 30 degree equal to p means 5. So it will become x into root 3 by 2 plus y into 1 by 2 equal to 5. So it will become root 3x plus y equal to 10. यही आया था इक्वेशन? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Let's go to the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 3 units and the angle between the positive direction of the x-axis and the perpendicular is 15 degree. Okay, so in this question, हाँ 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, तो 15 डिग्री का वैल्यू पता होने के लिए हमें हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री जानना जरूरी है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में हमारा नहीं था। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला याद रखिए, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे को पता भी होगा। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, कितना फॉर्मूला होता है? साइन ए Sin A plus sin B कॉस बी प्लस minus कॉस ए plus sin cos A plus B. साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो याद रखेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। 15 degree. Yes, sir. तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। साइन 15 डिग्री जो है
उसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। And sin 45 degree minus 30 degree means we have to use this formula sin of a minus b. Sin of a minus b क्या होगा? Sin of 45 degree into cos of 30 degree minus cos of 30 degree into sin of 40 sorry Sir, cos of 45 cos degree. of 45 degree sin of 30 degree, yes, cos of 45 degree into sin of 30 degree. So it will become sin 45 degree 1 by root 2 cos 30 degree root 3 by 2 minus cos 45 degree 1 by root 2 and sin 30 degree 1 by 2. So it will become root 3 minus 1 to root 2. ठीक है, root 3 minus 1 to root 2. Again cos of 15 degree, cos of 15 degree we can also write it as cos of 45 degree minus of 30 degree, ठीक है. Then it will become cos of 45 degree, we will use this formula, cos of 45 degree into cos of 30 degree minus sin of 45 sorry plus sin of 45 degree into sin of 30 degree. So it will become cos of 45 1 by root 2 into root 3 by 2 minus sorry plus 1 by root 2 into 1 by 2. So it will become root 3 plus 1 by 2 root 2. तो हमें cos 15 degree and sin 15 degree दोनों का वैल्यू मिल गया. Now we can find the equation of a straight line. That will become x cos alpha plus y sin alpha equal to p. So what is the value of p? It is given in the question that the value of p is equal to 3. So x cos 15 degree plus y sin 15 degree will become equal to 3. So x cos 15 degree यानी कि x into root 3 plus 1 by 2 root 2, ठीक है, plus y sin 15 degree that is root 3 minus 1 by 2 root 2 equal to कितना आ जाएगा 3. इसको बस सिंपली आपको सिंप्लीफाई कर देना है. This will be our required answer. आया समझ में? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Let's go to the next question. Then let's go to the next question. So what is our next question? Next question is given as find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is root 8 units and the angle between the positive direction of x-axis and the perpendicular is 135. Very simple. This time we have to find the value of sine 135 degree. What will be the sine 135 degree? Sine of 90 degree plus 45 degree. So in physics, I think you have studied how to find out these values. It's Okay? a cos 45. Yes. It will become cos of 45. Cos of 45 degree means 1 by root 2. Again, cos of 135 degree. Cos of 135 degree means cos of 90 degree plus 45 degree. That is minus Sin 45. 45. It will become minus 1 by root 2. So our answer will be x cos alpha plus y sin alpha equal to p, right? This is our formula. So x cos of 135 degree plus y sin of 135 degree will become equal to root of 8. So it will become x cos 135 degree, it will become minus 1 by root 2 plus y into sin 135 1 by root 2 equal to root 8. इसको बस simplify कर लेना है. This is our required answer. आया समझ में? Yes, sir. Very Yes, simple. sir. Very simple. Very simple. Let's go to the next question. ये भी तो सर ऐसा ही है. ये भी ऐसा ही है. 240. 240 डिग्री दिया हुआ है. बस Yes. 240 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. कर लेंगे. हाँ, ठीक है. उसके बाद होमवर्क के लिए आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 आप लोग को सॉल्व कर लेना है एज अ होमवर्क, ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है, कल भी मैंने एक एक्सरसाइज दिया था, एक्सरसाइज 1, Yes. ठीक है. अगला देखते हैं हमारे पास. यस Sir. यस. तो हमारा जो मेन कॉपी है वो तो आपके पास है जिसमें हम सॉल्व करते हैं. तो इसको किसी दूसरे कॉपी में करेंगे अपने. क्या मेरे पास वो आप लोगों को कॉपी नहीं दिया गया ना? No, sir. Sir, submit कर दिए थे. ओके ओके ओके, फिर लॉकडाउन ही हो गया. ओके ओके ओके. Yes. एक काम कीजिए ना, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं, हाँ, जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी तक कॉपी सबमिट करना है नहीं, है ना? या फिर आप अलग से रफ कॉपी भी बनाइए, या बढ़िया से कोई कॉपी भी बना लीजिए, छोटा सा 20 रुपया 25 रुपया का कॉपी ले लीजिए, कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है. Yes, sir. ठीक है.
ओके चलिए ठीक है सर कॉपी ले लिए सर वो कॉपी कब मिलेगा सर? वो कॉपी ठीक है, एक दिन बुला के मैं आप लोगों को दे दूंगा वो लोग कॉपी। सबको पता है। नहीं एक दिन बुला लूंगा मैं। ओके नहीं सर नहीं, एक दिन तक बुला मिलेगा ना बस कॉपी के लिए। हाँ हाँ कॉपी लेने एक दिन सर बुला लेंगे। जल्दी बुलाइए सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमने ऑलरेडी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन आई थिंक पढ़ रखे हैं, आप लोगों को बता रखा है मैंने। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज ax plus by plus c equal to 0। तो इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। इसको देखिएगा, ये बड़ा ही सिंपल है। यानी कि फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए लाइन। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैन बी कन्वर्टेबल इनटू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, दैट इज ax plus by plus c equal to 0, we can convert it in slope intercept form। और मेरे ख्याल से ये मैं ऑलरेडी कन्वर्ट करके आप लोगों को स्लोप के बारे में बता चुका हूं, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू माइनस a by b, राइट। यस सर यस सर। Yes, तो sir, ये yes. सो ये वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक एग्जांपल में पूछा गया था, क्वेश्चन भी हमने किया था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a by b। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्लोप इज इक्वल टू माइनस a by b, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार चलिए हम लोग के पास ये टॉपिक आ गया तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो इसको अगर हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई बी, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। दैट्स इट। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा नया आ गया। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास क्या आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट एज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी, इट विल बिकम इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमें पता था इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरीके का था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट निकल के आएगा माइनस सी बाई ए, एंड वाई इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट हमारे पास निकल के आएगा माइनस सी बाई बी। इन दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी वी कैन से दैट द x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी। ठीक है, क्लियर है ये, हमने इक्वेशन को क्या किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर ये ब्लैक से जो लिखे इसको एक बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना था और हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें ये चीज पता है कि x बाय समथिंग रहता है, y बाय समथिंग रहता है, और राइट हैंड साइड में इक्वेशन का हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक 1 एट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो हाउ वी कैन मेक 1 एट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी ले लिया और माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी, हमें राइट हैंड साइड में 1 मिल जाएगा। करेक्ट, सही है। या फिर Yes, sir. अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें थोड़ा सा डाउट है कि कैसे आया, समझ में नहीं आया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस सी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर माइनस सी कट के 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, बट अभी भी हमारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी ऐसा रहता है। ठीक है, तो हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक्स बाई माइनस सी बाई ए बन जाएगा प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी बन जाएगा, और ये बन जाएगा इक्वल टू 1। एक विशेष सूचना याद रखिएगा,
जैसे ही अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता है, जूम अगर ऑफ हो जाता है, क्योंकि 40 मिनट इसका लिमिटेड रहता है, तो आप लोग फिर से लॉगिन कीजिएगा। हमें एक पॉइंट और पढ़ना है, नॉर्मल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल फॉर्म में, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने ओके किया। सर। ओके सर। तो हमारा x इंटरसेप्ट कितना निकला -c/a, y इंटरसेप्ट कितना निकला -c/b। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो जनरल इक्वेशन था, उस जनरल इक्वेशन में से, यानी कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, इन एनी इक्वेशन, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए 2x + 3y + 5 = 0, तो डायरेक्टली हम लोग x इंटरसेप्ट इसमें से बता सकते हैं, और वो x इंटरसेप्ट कितना होगा -c/a, दैट मींस -5/2। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -5/3। आया समझ में? तो इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे हमें फायदा ये होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें दे दिया जाए, तो उस इक्वेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके वी कैन फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसमें फायदा क्या होता है कि फ्रॉम एनी जनरल इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द स्लोप और y इंटरसेप्ट। ठीक है, आया समझ में? देखिएगा दूसरा, नॉर्मल फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे, कोई भी जनरल इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दिया गया है ax + by + c = 0। ठीक है, सो व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? y = mx + c। That is slope intercept form. Normal form, just right now we have studied, just I think 10 minutes before. Normal form, this form is known as normal form, equation of a line in normal form. So what is normal form? X cos alpha plus y sin Cos alpha alpha plus equal y to sin alpha equal p. to p, right? Okay, तो ध्यान से देखिएगा। So यानी कि we have to convert this general equation in the form normal form, that is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. So what is p? What is p? एक परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है, Distance, परपेंडिकुलर perpendicular, जो ओरिजिन से लेंथ yeah, origin, or is from origin to that line. p जो होगा, p will be perpendicular distance, perpendicular distance of normal from, sorry, perpendicular distance from origin to that line, perpendicular distance from origin to that line। ठीक है, and we know that distance cannot be negative, distance कभी भी negative नहीं होता है, so it cannot be negative, it cannot be negative। ये चीज हमें याद रखना है कि distance will be always what? Positive। distance हमेशा क्या होगा? Positive, it is always positive, positive, always positive, ये याद रखिएगा, distance cannot be negative। तो जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि p should be always positive, that means the expression that is on the right side of the equation should be always positive। ठीक है, so let's try to convert this, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। so कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैंने ऐसा लिख दिया, ax plus by is equal to minus of c, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ax plus by is equal to minus of c। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें cos अल्फा और sin अल्फा हमें निकालना है। we need to find the cos alpha and sin alpha, and how we can find the cos alpha and sin alpha, ये थोड़ा सा अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो समझ में आता, बट नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक सिंपल सा बेसिक सा स्टेप से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास दो नंबर है a और b, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दो नंबर है a और b, इन दोनों नंबर से मैं हमेशा cos अल्फा और sin अल्फा वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर किसी को पता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ sin अल्फा और cos अल्फा? sin अल्फा और cos अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? -1 से 1। -1 से 1, वेरी गुड। sin अल्फा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और cos का भी जो वैल्यू होता है वो -1 से
1 के बीच में होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है ए और बी, और ए और बी को यूज करके हमें क्या साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा ले लूं कि a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा, ये नंबर हमेशा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा। हाउ, कैसे, ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे, मान लीजिए मैं a बाई ए लिख देता हूं, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 किसी का भी अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/2, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, 4/5, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा, ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा 1 सर। से छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को a बाई ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि रूट ए स्क्वायर का मतलब कितना, a ही है वो, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, a हो गया, ऊपर वाला भी क्या हो गया, a हो गया। अगर नीचे वाला a है, उसके साथ अगर मैं कुछ नंबर और ऐड कर देता हूं तो ये और बड़ा हो जाएगा, दैट मींस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इस केस में। आया समझ में आपको? तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगा हमेशा क्या, लेस देन और इक्वल टू 1। और हमें पता है कि साइन अल्फा या कॉस अल्फा का वैल्यू जो होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज पता ही होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना है, 1 1 होता है। 1 अगर मैं इफ आई कंसिडर्ड साइन अल्फा एज a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं साइन अल्फा को कंसिडर कर लूं स्क्वायर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो कॉस अल्फा जो है वो हमारा निकल के आएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स, ध्यान से देखिएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारे पास निकल के आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं किसी साइन अल्फा को कंसिडर करूं a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस अल्फा कितना निकल के आ जाता है हमारे पास, कॉस अल्फा निकल के आ जाता है b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग क्या थोड़ा सा यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जनरल इक्वेशन था लाइन का, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने इसको क्या लिख दिया, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मैं थोड़ा सा और स्पेस बना लेता हूं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं implies ax बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये ध्यान रखना है, अब अगर इधर मैं देखूंगा, ठीक है, हमें ये चीज एकदम ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में हमें हमारा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए। क्यों पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर हम लोग लिखे a cos अल्फा प्लस सॉरी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p अगर हम लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो लेंथ है सर। हाँ लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ है, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये तो हमें पॉजिटिव ही Yes, चाहिए, ये तो हमें हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। चाहे ये माइनस लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, सी के बारे में हमें पता नहीं है, बट ये वैल्यू हमें हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम वो भी चीज देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे उस पे, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिला, इस हिसाब से अगर मैं साइन अल्फा को कंसीडर कर लूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, b बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, -c बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो -c लगा हुआ है, ये तो नेगेटिव है। अभी हम लोग नहीं बता सकते कि ये नेगेटिव है क्योंकि c का हमें साइन नहीं पता। अगर c पॉजिटिव नंबर हुआ तब ये नेगेटिव होगा, तब हम लोग कुछ और तरीका करेंगे। अगर c नेगेटिव नंबर हुआ तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द साइन ऑफ c। तो कैसे क्या काम करेंगे हम लोग, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -2। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, बट राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। चलिए फिर भी कोई नहीं, देखते हैं आखिर में उसको देखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू -2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 5 आएगा सर। तो इसको 3x बाई 5 प्लस 4y बाई 5 इक्वल टू -2 बाई 5। अभी हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पार्ट जो है नेगेटिव है, इसको हमें पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग x माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा इधर आ जाएगा -3/5x माइनस 4/5y इक्वल टू 2/5, ये आ जाएगा। तो जो हमारा p है, दैट इज जो डिस्टेंस है हमारा, वो निकल जाएगा 2/5। जो हमारा साइन अल्फा है वो निकल जाएगा -4/5, और जो हमारा कॉस अल्फा है वो निकल जाएगा -3/5। आया समझ में, मतलब फाइनल रिजल्ट जो है हमें ये पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव ऑलरेडी आ जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 5/5। तो ये आ जाएगा 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 1। तो अब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, अगर पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा साइन अल्फा कितना निकल गया, 4/5, हमारा कॉस अल्फा कितना निकल गया, 3/5, और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल गया, 1। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज मैंने गलत लिख दिया, ये हमारा कॉस अल्फा होगा। ठीक है, ये हमारा साइन अल्फा होगा, ये हमारा कॉस अल्फा, और ये हमारा, क्योंकि वाई साइन अल्फा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये चीज हमें पता चल गया कि हम लोग तीनों फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम लोग किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। रिड्यूस द इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा? सिंपल सा कन्वर्ट करना है और इंटरसेप्ट ये सब निकालना है। यस ठीक है, हाँ, तो ये वाला मैं होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग को आज 2 चीजें होमवर्क मिला है, उसके बाद ये एक्सरसाइज 3 भी है। तो एक्सरसाइज 3 तक आप लोग को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। बट आज के लिए इतना काफी है, होमवर्क भी खूब सारा आप लोग को मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल हम लोग फिर से मिलते हैं, और इसका नोट्स बढ़िया से बनाना, मैं नोट्स देखूंगा सारा का सारा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर।